रमेश भाई का सम्मान। सबसे पहले उन्हें सादर प्रणाम रमेश जी। हरियाणा के सभी साथी, राजेंद्र जी, जगदीश जी, महेश जी और सब कुशवाहा जी, मलिक जी, कुमार साहब, सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये पहला पंचायत पार्लियामेंट राज्य स्तरीय हो रहा है। 2 अक्टूबर को इसका विषय प्रवर्तन संवाद हुआ था दिल्ली में। आप में से कई साथी उसमें शामिल रहे होंगे। विषय प्रवर्तन में जिन लोगों को बुलाया गया था, अमरनाथ भाई थे, राजेश टंडन जी थे, डॉक्टर राजेश टंडन, मोहन और हीराबाई हीरालाल जी थे, प्रदीप शर्मा जी थे और योगेश कुमार। ये देश के वो नाम हैं जो पंचायतों को लेकर, सामुदायिकता को लेकर, गांधी विचार को लेकर के एक लंबे अरसे से सक्रिय है। अमरनाथ भाई की उम्र ही 88 वर्ष की हो गई है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो गांधी के साथ, विनोबा के साथ, जेपी के साथ इनके बहुत नजदीक रहे हैं, इन महापुरुषों के, और बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी है और समाज को बहुत कुछ दिया भी है। तीसरी सरकार अभियान पिछले कोरोना पीरियड में काफी तेजी से अलग अलग राज्यों में बढ़ा और पिछले 31 अगस्त को एक राष्ट्रीय ई सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में एक बात कही जो हम सबको ज्यादा अपील किया। अपील इसलिए किया कि तीसरी सरकार अभियान लगभग उसी मूल उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है और जो सरकार में एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है वो अगर उसको महसूस करता है और अंततः महसूस ही नहीं करता बल्कि वो अपेक्षा करता है कि तीसरी सरकार अभियान इस काम को आगे बढ़ाए, तो शायद पंचायती राज व्यवस्था सही अर्थों में देश में लागू हो सके। और जब वो अपनी बात कह रहे थे उसी समय कहा कि जिस तरह हम पंचायतों के संस्थागत विकास की बात कर रहे हैं, उसके गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये सब तभी सार्थक होगा या सही अर्थों में गांव में पंचायती राज स्थापित हो पाएगा जब गांव में सामुदायिक भावना फिर से जागृत हो। अर्थात उन्होंने स्वीकार किया कि आज की तारीख में सामुदायिक भावना बहुत कमजोर है गांवों की। उसके चलते पूरा पंचायती राज का ढांचा ठीक से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो वो जरूरी है कि वो चीज सामुदायिक भावना पर फोकस किया जाना चाहिए। हम सारे लोगों ने और इसकी राष्ट्रीय कोर कमेटी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और ये तय किया कि जो पंचायत संवाद का एक कार्यक्रम शुरू होगा, जिसको तय किया था कमेटी ने, 2 अक्टूबर से होना था। राजेंद्र जी ने ही उसका प्रस्ताव रखा था 2 अक्टूबर का। तो ये हुआ कि उसका जो पहला चर्चा और संवाद का विषय बनेगा वो सामुदायिक भावना को ही बनाया जाए। और इसी अर्थ में 2 अक्टूबर को, और ये भी था कि 2 अक्टूबर और 11 अक्टूबर ये जो 10 दिन हैं वो देश के लिए और दुनिया के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 महापुरुषों का जन्म दिवस है। 2 को महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री का है और 11 को लोकनायक जयप्रकाश का है। सामुदायिक भावना को लेकर गांधी जी ने जो विचार दिए थे और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के गांव समाज को जिस रूप में उन्होंने पहचाना था, उसकी ताकत को और उसकी कमजोरी को, और उसमें सामुदायिकता को जो वो केंद्रीय भाव मानते थे कि समाज मिलजुल कर रहे, समाज का मतलब ही होता है मिलजुल कर रहना, उसको जयप्रकाश नारायण ने व्यवस्था के अर्थ में और विशेष करके आजादी के बाद जिस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए थी और इस संस्कृति के हिसाब से बननी चाहिए, उस दृष्टि से उन्होंने अपना जो दृष्टिकोण रखा वो सामुदायिक समाज के रूप में भारत के
समाज को विकसित करने की बात की। तो ये जो सामुदायिकता है और सामुदायिक समाज है, इस पर जेपी का चिंतन और मनन बहुत गंभीर रहा। तो इसीलिए ये हुआ कि 2 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक एक पूरा क्रम चलाया जाए इस विचार विमर्श का, और विशेषकर ये विचार विमर्श सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं के बीच में चलाया जाए। इसलिए ये पूरा अभियान कार्यकर्ताओं के साथ है। जैसे 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ, उसमें भी ज्यादातर तीसरी सरकार अभियान और उससे जुड़े सामाजिक संगठन जितने हैं, उन सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और स्वैच्छिक कार्यकर्ता ही मुख्य रूप से शामिल हुए, और कुछ पंचायत प्रतिनिधि जो उस धारा और उस दिशा के हैं। तो ये हुआ कि उसके बाद जो विषय निकला है उसे राज्य के स्तर पर लेकर के राज्यों के भी जो सक्रिय साथी हैं उनके साथ एक संवाद किया जाए, एक पंचायत पार्लियामेंट के नाम से एक संवाद हो, और ये संवाद इस सामुदायिक भावना को विशेष रूप से पहचानने का, अभी आपने देखा ही है। वैसे तो केंद्रीय स्तर पर जो विषय रखा गया था, वो रखा गया है, वो एक मोटा है जिसमें है कि सामुदायिक भावना और व्यवहार का विकास। उसी का एक और खुला हुआ और सरल रूप आपने रखा है हरियाणा में कि सामुदायिकता क्यों, क्या, क्यों और कैसे। तो मैं जो आपका विषय है उसके हिसाब से अपनी बात रख रहा हूं। बहुत ही कोशिश करूंगा कि संक्षेप में और सरलता से इस चीज को रखा जा सके। बात समाज की होती है और भारत के समाज को सामुदायिक समाज कहा जाता है। ये जो सामुदायिक समाज है, ये दुनिया के दूसरे समाजों से भिन्न होता है, सामुदायिक समाज। तो ये जो समाज की सामुदायिकता है, इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझने की आवश्यकता है कि ये समुदाय होता क्या है, समुदाय की विशेषताएं क्या है, समुदाय है क्या, और उससे फिर सामुदायिक भावना और सामुदायिक व्यवहार क्या होता है। वास्तव में व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है, और जो व्यक्ति पहले अलग अलग रहता था, अपनी आवश्यकताएं खुद पूरी कर लेता था, जिसको हम कहते हैं कि मनुष्य का आदिम काल जो था, आदि मानव जो था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बनी या उसकी आवश्यकता बढ़ी, उसके हिसाब से सबसे पहली स्थिति जो बनती है व्यक्तियों की या मनुष्य की, वो एक समूह के रूप में बनती है। तो सबसे पहले जो एकजुटता या मेल मिलाप बना, वो समूह के रूप में बना, और वही समूह फिर समुदाय के रूप में विकसित हुआ। अब समूह और समुदाय में बेसिक अंतर क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये कहा जाता है कि भारत का समाज सामुदायिक समाज है, तो थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से देखना होगा इस सामुदायिकता को, समूह और समुदाय को, तब समझ में आएगा कि सामुदायिकता क्या होती है या समुदाय की विशेषता क्या होती है। मैं जयप्रकाश नारायण का एक उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ। हाँ, उन्होंने पश्चिम के समाज और भारत के समाज की एक तुलना की। उन्होंने कहा जो पश्चिम का समाज है वो बालू का ढेर है। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो बालू का ढेर है और आकृति विहीन है, क्योंकि बालू के ढेर से आप कोई आकृति नहीं बना सकते। बालू की कोई आकृति बन ही नहीं सकती। आप उसकी कोई मूर्ति बनाना चाहेंगे बालू से, वो मूर्ति कभी नहीं बन सकती। वहां बालू का हर कण एकदम अलग रहेगा, वो आपस में जुड़ेगा ही नहीं, और बिना जुड़े कोई आकृति का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि ये जो पश्चिम का समाज बालू की ढेर की तरह आकृति विहीन है, उसके समानांतर जो भारत का समाज है वो आकृतिवान समाज है। उसका एक आकार है, और आकार कैसे है, जैसे मिट्टी होती है और मिट्टी जो मुलायम हो जाती है, उस मुलायम मिट्टी से एक आकार बनता है, बर्तन जैसे आप बनते हैं, एक आकार बनता है, और वो आकार फिर ठोस होता है, फिर धीरे धीरे सूखता है, फिर आग में तपाया जाता है, फिर वो एक रूप लेता है और उस रूप का उपयोग होता है। उन्होंने कहा कि भारत का जो समाज है वो इस तरह का है। तो उन्होंने 2 शब्द प्रयोग किए थे,
जो आकृति विहीन समाज है, बालू के ढेर का समाज है, उसको उन्होंने असेंद्रिक समाज कहा था और सामुदायिक समाज को उन्होंने सेंद्रिक समाज कहा था। तो उनका कहना था भारत का समाज सेंद्रिक समाज है। अब ये समूह से समुदाय जो बनता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? वास्तव में समूह तो जिन चीजों, जो विशेषताएं अभी मैं आपको संदर्भित करने जा रहा हूं, वो आप देखेंगे समूह में नहीं होता। समूह तो किसी बड़े छोटे या किसी बड़े उसको लेकर किसी एक छोटे काम के लिए इकट्ठा हो गया और फिर उसके बाद बिखर जाता है। लेकिन इसमें अस्थायित्व तो होता है। पहली चीज ये होती है कि ये समुदाय जो होता है उसमें एक अस्थाई भाव होता है, वो अस्थाई भाव है। दूसरा ये होता है कि तीन ऐसे बिंदु हैं या तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी समूह को समुदाय में कन्वर्ट करते हैं। एक तो ये है कि समूह का एक रूप और भी होता है जो समुदाय से भी की तरफ तो उसका प्रोग्रेसिव रूप है, पीछे की तरफ उसको भीड़ कहते हैं। आपने भीड़ देखा है ना, शहरों की भीड़ देखी है, मेलों की भीड़ देखी है और बहुत सारे ऐसे समारोहों की भीड़ देखी है। भीड़ में सब एक दूसरे से परिचित नहीं होते। समूह बनने की बात तो दूर है, समूह में तो थोड़ा बहुत हित और थोड़े बहुत तो परिचय हो जाते हैं, लेकिन भीड़ में तो कुछ भी नहीं होता और हर आदमी वहां अकेला होता है। समुदाय जो होता है, वहां पर जो पहली विशेषता होती है, संस्कृत में एक शब्द है वयम, जहां हम की फीलिंग होती है। वयम, हम अर्थात वो जो पूरा का पूरा समुदाय होता है, उस समुदाय के साथ एक रिश्ता बनता है स्वयं का, अपनत्व का। ये उसकी पहली विशेषता होती है समुदाय की, कि समुदाय में वयम होता है, हम की फीलिंग होती है, हम होता है समुदाय। वास्तव में ये हम बनता है रिश्तों के साथ, संबंधों के साथ, और समाज बनता ही संबंधों पर है। समाज का जो मूल आधार है वो संबंध है, संबंध ही समाज है। तो इसलिए जब हम संबंधों के आधार पर, मनुष्य मनुष्य के संबंधों के आधार पर हम समाज की तरफ बढ़ते हैं, तो उस बढ़ोतरी में पहला जो अधकचरा सा बनता है वो समूह बनता है, भीड़ बनती है, भीड़ से समूह बनता है और उस समूह से हम समुदाय की तरफ बढ़ते हैं, समुदाय की तरफ हमारा विकास होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब वो हम की फीलिंग हो जाती है, तो उस हम की फीलिंग के साथ अपने अंदर एक दायित्व का बोध पैदा होता है, उस व्यक्ति के अंदर दायित्व का बोध पैदा होता है, जैसे एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, समूह में दायित्व बोध नहीं होता, लेकिन समुदाय में दायित्व का बोध होता है। यहाँ एक चीज और कहेंगे, यहाँ अधिकार का बोध नहीं होता, यहाँ अधिकार महत्वपूर्ण नहीं होता, यहाँ दायित्व महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए, परिवार समुदाय का सबसे छोटी और बेहतर इकाई परिवार है। परिवार में कोई अधिकार नहीं मांगता, परिवार में जो परिवार का विकास और उसका स्वस्थ स्वरूप है, उसमें दायित्व बोध है। सब एक दूसरे के प्रति उनका क्या दायित्व होगा, उस दायित्व का निर्वहन करते हैं, उस दायित्व को समझते हैं। तो इसलिए समुदाय का जो दूसरा मौलिक तत्व है वो दायित्व बोध है, दायित्व है। और तीसरा होता है जो सबसे महत्व, मैंने कहा कि तीन मेन फैक्टर, तीन मेन तत्व है। जो तीसरा है समुदाय का, वो दायित्व के बाद वहां पर जो परस्पर निर्भरता होती है, आत्मनिर्भरता नहीं, परस्पर निर्भरता, परस्पर स्वावलंबन, ये जो परस्परावलंबन, गांधी ने इस शब्द का बहुत प्रयोग किया है। परस्पर अवलंबन मतलब एक दूसरे पर जो वो समुदाय बनता है, वो उस समुदाय के भीतर के लोग एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के मिल मिलाप से, एक दूसरे के भाईचारे से ही उनका जीवन चलता है। तो इस तरह तीन तत्व हो गए समुदाय में। एक तो हो गया हम की फीलिंग, दूसरा हो गया दायित्व बोध, और तीसरा समुदाय में हो गया कि परस्पर अवलंबन, एक दूसरे पर परस्परावलंबन, जिसको कहें परस्परावलंबन, एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आधारित होना। लेकिन ये संभव कब होता है? ये संभव तब होता है जब समुदाय हर समुदाय का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे एक परिवार है,
उस परिवार का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है ना। मान लीजिए उसने घर बनाया है, उसकी जमीन है, तो उसका एक भौगोलिक क्षेत्र है उस परिवार का। अगर वही गांव के रूप में समुदाय बना, परिवार से पड़ोस बना और पड़ोस से गांव बना, ये समुदाय का विकसित रूप जो विकसित हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो जैसे ये विकसित स्वरूप बनता है, उसका अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है और ये भौगोलिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही है स्थानीयता, यही देशज है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, तो ये और आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, तो ये भौगोलिक क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए सामुदायिकता का इन सब के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो एक भौगोलिक क्षेत्र बनता है, एक जो पहला जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो भौगोलिक क्षेत्र बनता है। दूसरा, ये जो परस्पर मेल मिलाप था, परस्पर सहयोग था और एक साथ जीवन जीने का जो स्वभाव बन जाता है या जो व्यवहार बन जाता है, वो ये खास तरह की संस्कृति को जन्म देता है। फिर एक कल्चर पैदा होता है, जिसको आप कहिए जीवन शैली, एक खास तरह की उस पूरे समुदाय की अपनी जीवन शैली बनती है और उस जीवन शैली, वही परस्पर सहयोग, वही सारी चीजें जो हैं वयम का या हम की फीलिंग को मजबूत करती है। और ये जितना होता जाता है समुदाय के अंदर, उस मैं की फीलिंग उतनी ज्यादा मजबूत होती जाती है और जितनी वो मजबूत होती है समुदाय उतना ज्यादा मजबूत होता जाता है। ये समुदाय गांव में भी बना और नगरों में भी बनता है, लेकिन वो नगरों में समूह के रूप में और समुदाय के रूप में कितना रह जाता है उस पर अभी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिस गांव के लिए हम बात कर रहे हैं और तीसरी सरकार अभियान जिस गांव समाज के पुनर्जागरण की बात कर रहा है, उस गांव की सामुदायिकता का क्या स्वरूप होता था, गांव समाज की सामुदायिकता की विशेषता क्या होती थी, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी हम जब इसको जाएंगे, जो क्या शब्द है सामुदायिकता का आपका, तो उसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और अपनी सामुदायिकता को ठीक से आप पहचान सकेंगे। एक तो बड़ा स्वाभाविक है, गांव बना वहीं नदियों के किनारे बने ज्यादातर गांव। क्यों बने नदियों के किनारे? क्योंकि कृषि सभ्यता जो थी, कृषि जब आई, कृषि सभ्यता आई, तो कृषि सभ्यता से गांव का निर्माण होना शुरू हुआ, गांव बसने शुरू हुए। तो अर्थात गांव की सामुदायिकता का जो मूल आधार है वो कृषि है। अगर कृषि है तभी गांव है, और कृषि है तो गांव है, और गांव है तो गांव की सामुदायिकता है। अगर कृषि पर संकट आया, खेती पर संकट आया, तो निश्चित रूप से गांव की सामुदायिकता भी उससे बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुई। और आज वही आया है, जैसे जैसे कृषि के रूप बदल रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो नई कृषि नीति आई है जिसको लेकर के किसानों में बड़ा आक्रोश है, हरियाणा और पंजाब में तो सबसे ज्यादा उसका आक्रोश है। उस पर नए सिरे से सोचने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। उस पर अभी मैं बात नहीं करता, वो बात की है, जब मौका आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक चीज हुआ कि कृषि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसमें कृषि जो है ग्रामीण समुदाय के लिए कृषि बेस होती है, आधार होती है। दूसरा कि गांव की सामुदायिकता का जो दूसरा सबसे बड़ा आधार बनता है या विशेषता होती है, वो प्रकृति के साथ होने की होती है, अधिकतम प्रकृति के निकट होना, अर्थात उनका जीवन, प्राकृतिक जीवन ज्यादा से ज्यादा होना, अर्थात प्रकृति के ज्यादा नजदीक होने का मतलब समझ रहे हैं ना। वो वहां जंगल होंगे, वृक्ष होंगे, बाग होंगे, तालाब होंगे, नदी होगी, और प्रकृति के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ उनका रिश्ता होगा प्रकृति के साथ, अर्थात प्रकृति उनके समुदाय का हिस्सा होगी। ये गांव समुदाय की विशेषता है। जब प्रकृति उनके इतने निकट होती है तो गांव का जीवन सरल और सादा होता है। इसलिए गांव का जीवन चूंकि प्रकृति के निकट जो जितना रहेगा उसका जीवन उतना सरल और सादा होगा। तो ग्रामीण समुदाय में सरल और सादा जीवन जो है वो उसकी दूसरी विशेषता है।
तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो गांव पूरा ग्रामीण समुदाय है वो जाति और धर्म पर केंद्रित रहा है। यहाँ पर परिवार के बाद जो पड़ोस बना और परिवार और पड़ोस के बाद जो दूसरा सामुदायिक समुदाय बना, क्योंकि समाज के अंदर समुदाय बहुत सारे बनते हैं, तो जब वो समुदाय बना तो वो जाति का समुदाय बना, जिसको रक्त संबंधों के साथ जोड़ा गया, रोटी बेटी के संबंधों के साथ जोड़ा गया। और अपने शुरुआती दौर में ये जो जाति, जब वर्ण व्यवस्था थी तो वो वर्ण व्यवस्था बहुत ही प्रगतिशील व्यवस्था थी, श्रम विभाजन की व्यवस्था थी, उस पर लगभग सभी है। हाँ, जब वो जाति व्यवस्था में वो जो समुदाय है, समुदाय एक बड़ा व्यापक भाव रखता है अंदर से। जब कहते हैं वो वयम का भाव रखता है, तो वयम का भाव की कोई सीमा नहीं होती। अगर उसे गांधी के शब्दों में देखें तो गांधी कहते थे ना, एक छोटा सा वृत्त होगा, फिर एक उससे बड़ा वृत्त होगा, फिर उससे बड़ा वृत्त, तो ये सारे वृत्त एक दूसरे पर आश्रित होंगे और ये एक तरह से सब समुदाय के हिस्से बनेंगे। गांधी की दृष्टि जब उसके साथ बनती है तो ये समुदाय, और जैसे ही समुदाय संकीर्णता की ओर जाता है वो संप्रदाय बन जाता है। सांप्रदायिकता जिसको हम कहते हैं, असहिष्णु होना, जैसे असहिष्णुता आती है हम सामुदायिकता की बजाय सांप्रदायिकता की ओर मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम सामुदायिकता की बात कर रहे हैं और जाति या वर्ग को, तो उसके उस व्यापक और संवेदनशील और उदार और जहां पर सबको, पूरे समाज को अपने में जोड़ने की बात होती है, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा जो मैं कह रहा था कि वो संयुक्त परिवार गांव में होता है, वो बेस होता है, वहीं से जो ज्वाइंट फैमिली है वो सामुदायिक आधार को खड़ा करती है। और फिर पड़ोसीपन, जिसकी अभी मैं बात ही कर रहा था। और इस सब से निकलता क्या है, इससे एक स्वावलंबन का भाव पैदा होता है। यही सारी चीजें हमें एक स्वावलंबी व्यवस्था देती है, और यही सारी चीजें, इन्हीं में भाव भी है और इन्हीं में सामुदायिकता का व्यवहार भी है। जब हम कहते हैं सामुदायिक भावना और सामुदायिक व्यवहार, तो ये जितनी चीजें हमने गांव समाज के बारे में आपको बताई, रेखांकित की, वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ती। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके लिए हमें किन चीजों पर ध्यान देना होगा। और ये समुदाय था क्यों? क्योंकि वो मेरी जरूरत से निकला था। मानो कि है, देखिए वो अरस्तु वो क्या कहता है, अरस्तु कहता है कि है मनुष्य सामाजिक प्राणी। यही अरस्तु कहता है, अपने स्वभाव और आवश्यकता बस वो समाज में रहता है। मतलब वो जो एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य, जो समुदाय के रूप में संगठित होता है, क्योंकि समाज बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, पूरा मानव समाज, फिर आप भारतीय समाज, फिर पश्चिमी समाज, पूर्वी समाज, ऐसे जब सब समाज कहते हैं तो बहुत बड़ा आकार लेता है समाज। उस समाज में समाज बनता किन से है? क्या व्यक्तियों से समाज बनेगा या व्यक्ति और समाज के बीच में समुदाय होगा? तो भारत का समाज जो था वो व्यक्तियों के से समाज नहीं बनता था। यहाँ व्यक्ति और समाज के बीच में समुदाय का निर्माण होता था। यही जो मैंने शुरू में कहा, जेपी ने जो कहा कि बालू का ढेर नहीं था, कि बालू के एक एक कणों को इकट्ठा कर लो, और वो भी तो एक समूह हो गया ना, एक समाज उसको भी कह लीजिए, क्योंकि उसमें कोई रिश्ता नहीं है तो समाज नहीं बन रहा है। समाज तो रिश्तों से बनता है। तो वो मिट्टी जो प्यार रूपी पानी से, सरलता रूपी पानी से, विनम्रता रूपी पानी से, संवेदनशीलता रूपी जल से, मिट्टी के एक एक कण जो लोंदे का रूप लेते हैं, उससे जाकर के एक आकृति बनती है परिवार के रूप में। जो हम समाज में आते हैं तो परिवार का रूप लेता है, पड़ोस का रूप लेता है, जाति का रूप लेता था, वर्ग का रूप लेता था, और अलग अलग रूपों में वो खड़ा होता था। लेकिन ये सारे कभी आगे देखेंगे कि इनमें ऐसा नहीं था कि इनमें कोई अंतर्विरोध नहीं था। अलग अलग समुदायों में वो और समुदाय के अंदर भी अंतर्विरोध होता था, लेकिन हमने उसके लिए रास्ते क्या निकाले ये समझने की जरूरत है। अगर वो रास्ते आज भी समझ में आ जाएंगे, और वही रास्ते जिस हम भूल गए
उस मंत्र को जिस दिन हमने छोड़ दिया, उसी दिन से समुदाय बिखरना शुरू हो गया। और सिर्फ समुदाय के अंदर ही संघर्ष नहीं शुरू हुआ, समुदाय और समुदाय के बीच के भी संघर्ष खड़े हो गए और पूरा मानव समाज एक संघर्ष के दायरे में गुजरने लगा। हिंसा, प्रतिशोध, भ्रष्टाचार, अन्याय, ये जितनी तरह की चुनौतियां आज आपके सामने हैं, जितने चैलेंजेस हैं, जितने संकट हैं, वो सब उसमें से निकल करके बाहर आने शुरू हो गए थे। इसलिए हमें उस मूल तत्व को पकड़ने की आवश्यकता है, जिसको आप क्यों के रूप में देख रहे हैं, उस मूल तत्व को पकड़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जेपी ने इसको बहुत, जैसे मैंने बार बार कहा, जयप्रकाश नारायण ने इस पे बहुत गहन चिंतन किया था। और इसीलिए हम लोग, चूंकि 11 अक्टूबर तीसरी सरकार अभियान का भी शुभारंभ दिवस है, आज से 6 साल पहले 2014 में तीसरी सरकार अभियान 11 अक्टूबर को ही शुरू हुआ था और जानबूझ के 11 अक्टूबर की तिथि रखी गई थी, क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण के विचारों से बहुत ज्यादा तीसरी सरकार अभियान का रिश्ता बनता है। और आज 11 अक्टूबर को जब हम इसका समापन करेंगे हम लोग और राष्ट्रीय स्तर का पंचायत पार्लियामेंट करेंगे, उसमें हम आप सारे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। जब उसमें वो करेंगे तब इसी मुद्दे को व्यापक अर्थ में हम लोग 11 अक्टूबर को भी समझने की कोशिश करेंगे। दो चीजें थी कि ये जो समुदाय के अंदर का जो आंतरिक जीवन था, वो आंतरिक जीवन समन्वय, सामंजस्य और समन्वय पर आधारित से चलता था। सामंजस्य और समन्वय, ये दो शब्द हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। दोनों शब्दों के अलग अलग भाव हैं। ये जो सामंजस्य होता है वो विरुद्धों के बीच होता है। शब्द शायद समझ रहे हैं। जो विरुद्ध धाराएं होती हैं, एक दूसरे की विपरीत होती हैं, और विपरीत ही नहीं होती, विरुद्ध होती हैं। विरुद्ध होने का मतलब है कि जो एक दूसरे के विपरीत स्टैंड करते हो। विपरीत होना और दोनों विपरीत धाराएं शांत हो, एक स्थिति है। लेकिन जब हम विरुद्ध कहते हैं तो इसका मतलब होता है वो सक्रिय हैं और एक दूसरे के सामने सीना तान करके खड़ी हैं। तो ये जो विरुद्ध होते थे, विरुद्धों के बीच सामंजस्य होता है। ये जो सामंजस्य है वो विरुद्धों के बीच होता है। तो जेपी कहते हैं, ये जेपी का ही मूल मंत्र था कि ये विरुद्धों के बीच सामंजस्य, हमारे अंदर समाज में सामुदायिकता के लिए आंतरिक स्थिति के आंतरिक स्तर पर हमें विरुद्धों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। फिर कहते थे, फिर आया कि समन्वय होना चाहिए। तो समन्वय, सामंजस्य और समन्वय क्या है? समन्वय समान धर्मी लोगों के बीच में होता है, एक ही स्वभाव के, एक ही दिशा में चलने वाले, जिसको कहते हैं लाइक माइंड लोगों के बीच में समन्वय होता है। लेकिन विरुद्धों के बीच सामंजस्य होता है। तो दोनों स्थितियों में समुदाय के लिए आवश्यक है कि विरुद्धों के बीच भी सामंजस्य हो और समान धर्मी लोगों के साथ समन्वय हो। अब भारत की संस्कृति की, जिसकी अभी बात की जा रही थी, सबसे बड़ी विशेषता है, दुनिया में और किसी संस्कृति की ये विशेषता नहीं है, भारत की संस्कृति की विशेषता है कि यह विरुद्धों के बीच सामंजस्य की संस्कृति। आप देख लीजिए कितनी भाषाएं हैं, कितने अलग अलग तरह की कल्चर हैं, एक ही समान धर्मी कल्चर नहीं है, विपरीत कल्चर है। अगर कहीं साइंस और अध्यात्म भी एक साथ जुड़ता है तो भारत में जुड़ता है। तो हम चारों तरफ विरुद्धों के बीच होते हुए भी हम उसमें एक सामंजस्य स्थापित करते चले आए शताब्दियों से, और इसीलिए भारत की संस्कृति बची रह गई। अगर हम विरुद्धों के बीच सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते तो हम खत्म हो गए होते, समाप्त हो गए होते। तो ये भारत की संस्कृति की विशेषता थी। इसलिए यहाँ ये समाज सामुदायिक समाज बना रहा और आज भी बना हुआ है। आज भी किसी न किसी रूप में सामुदायिक समाज है, जिस पर हम जब कैसे पर जाएंगे तब उसको हम देखेंगे कि कैसे वो अभी भी बचा है और उसके लिए आगे हमें करने की क्या आवश्यकता है। दूसरा कि ये जो सामंजस्य और समन्वय जब बनता है तो मेल मिलाप के रिश्ते बहुत तेजी से बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो मेल मिलाप फिर गड़बड़ाता नहीं।
और जब मेल मिलाप बन जाता है तो सहकार की भावना आ जाती है, एक साथ काम करने की, एक साथ सहभाग की और सहकार की भावना आती है। तो सहभाग और सहकार, ये दो चीजें जब और मिल जाती हैं तो समुदाय के का पूरी की पूरी तरह से निर्माण हो जाता है। ये समझने की आवश्यकता है। अगर आप फिर से समुदाय को विकसित करना चाहते हैं तो इन मूल तत्वों को, जो 5 तत्वों की मैंने बात की, सामंजस्य की, समन्वय की, मेल मिलाप की, सहकार और सहभाग, ये जब बनता है, ये 5 तत्व इकट्ठे होंगे तो समुदाय अपने आप खड़ा होना शुरू हो जाता है। समुदाय को फिर कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। और इसीलिए आज की जरूरत क्या है सबसे बड़ी? आज की जरूरत ये है कि हम इसको आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको हम आगे ले जा सकते हैं। अब आपने देखा है कि आज की वर्तमान स्थिति क्या है, अभी बातचीत हो ही रही थी। वर्तमान स्थिति नगर और गांव अगर हम दोनों के लें, या पश्चिम और भारत के लिए जो वर्तमान स्थिति है, पश्चिम की वर्तमान स्थिति क्या है? पश्चिम में समुदाय का लोप हो चुका है। समुदाय होने के लिए नए सिरे से वो प्रक्रियाएं गढ़ रहे हैं। वहां समुदाय का लोप हो गया है। और ये आज से नहीं, आज से 100 साल पहले से ये चीजें थी। और उस समुदाय के लोप होने के कारण वहां की जीवन की जो विसंगतियां खड़ी हुई हैं, उन विसंगतियों के चलते और उनके अंतर्द्वंद्वों से एक समाज में बड़ी निराशा पैदा हुई है। वहां के समाज में आत्महत्या की सबसे बड़ी घटनाएं आपको वहीं मिलेंगी। निराशा है, लेकिन उम्मीद है। संभावना क्या है? पश्चिम के लिए भी संभावना क्या है कि उस निराशा के बीच से ही जो निराशा बन रही है, उसी में से एक नई नैतिक चेतना के उद्भव होने की गुंजाइश आ रही है। कि वहां भी एक नई नैतिक चेतना जो है वो पैदा होगी पश्चिमी जगत में। और वो शायद नैतिक चेतना जो है, जब उसका उद्भव होगा तो शायद समुदाय बनने की प्रक्रिया में पश्चिम का समाज फिर से आगे बढ़ेगा। क्योंकि पश्चिम का समाज अपने शुरुआती दौर में सामुदायिक था। ऐसा नहीं था कि वो कभी सामुदायिक नहीं था। वहां भी सामुदायिकता थी, सब कुछ उसी तरह से था। विकास के गलत ट्रैक पर उलट पुलट विकास ने वहां की सामुदायिकता को नष्ट कर दिया। भारत जिस ओर बड़ी तेजी की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए पश्चिम से ये उदाहरण और ये सीख लेने की आवश्यकता है कि जब हमारे यहाँ भी लोप हो जाए, सब नष्ट हो जाए, तब क्या हम इस सामुदायिकता के लिए कोशिश करेंगे, या आज की तारीख में हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम करेंगे? हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? ये सही है कि सामुदायिकता के जिन मूल्यों की बात मैं कर रहा था अभी इसके पहले, जिन मूल तत्वों की बात कर रहा था, वो कमजोर हुए हैं, वो कम हुए हैं। अगर हम दो लें, एक कस्बों को ले लें, नगरीय क्षेत्र में कस्बों को लो और गांव को लें, तो हम उसको देख सकते हैं। कस्बों में जिस तेजी से कम हुआ है, गांव में कम कम हुआ है, नगरों में, महानगरों में तो बिल्कुल कम हो गया है। तो ये क्रम है। तो अभी क्या है कि ये उसके मूल तत्व कमजोर तो हुए हैं भारत में, लेकिन उसका जो ढांचा है ना, वो बचा हुआ है। ये सबसे है जिसको हम आवरण कह सकते हैं, जिसके अंदर समुदाय का मूल तत्व आना था, उसका आकार, उसका ढांचा गांव के रूप में बचा हुआ है। छोटे छोटे जो कस्बे हैं उनके रूप में बचा हुआ है, जिसे आज हम नगर कहते हैं, जिसे हम टाउन एरिया कहते हैं, आप प्रशासनिक शब्दावली में आप कहते हैं, कस्बा कहते हैं। तो गांव और कस्बे भी धीरे धीरे अब खत्म होने की जा रहे हैं। गांव की स्थिति भी कमजोर हो रही है, यह है। आप इसका उदाहरण इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन गांव में स्थिति यह है कि वो यहां पर जो उसका मूल तत्व है, प्राण तत्व है, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। अभी वो अवशेष है, अंदर बचा हुआ है, उस आवरण के अंदर अभी भी बचा हुआ है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, कभी समझ में आएगा। अभी मतलब मेरे लिए आप सारे लोग गांव के हैं, हरियाणा के गांव के हैं, हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव के हैं। हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश या आदिवासी
क्षेत्रों के गांवों में वो तत्व ज्यादा मौजूद हो। हरियाणा और पंजाब जैसे संपन्न होते, बहुत ज्यादा आर्थिक दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश संपन्न और कस्बाई संस्कृति में ढलते जा रहे गांवों में वो कुछ अपेक्षाकृत कमजोर नजर आए। लेकिन अभी भी चाहे जन्म का समय हो, मृत्यु का समय हो, विवाह का समय हो या आपदा का समय हो, अभी वो समुदाय तत्व जीवित हो जाता है, जिनकी चर्चा मैंने की कि जो चीजें होती थी, परस्परावलंबन होना, दायित्व का बोध होना और हमारा गांव है, हमारी जाति है, हम हैं, इस हम का बोध होना अभी भी मौजूद है। और बहुत बड़ी-बड़ी आपदाओं के और कोरोना संकट में हमने उसका साक्षात्कार किया। शहरों तक में उसके साक्षात्कार हुए जहां गांव का तत्व विद्यमान है, जिन शहरों के जिन क्षेत्रों में। तो वो चीजें यहाँ मौजूद है। उदाहरण का ले सकते हैं, जैसे एक आग होती है ना, तो आग का गोला होता है। आग के गोले के ऊपर राख की परत जमती है। अगर उसका उपयोग ना किया जाए, आग के गोले को अगर आप उपयोग नहीं करते तो उसके ऊपर राख की एक मोटी परत जम जाएगी, एक परत जमेगी, धीरे 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 मोटी होती चली जाएगी। यही है, किसी गांव में, किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में उस आग के ऊपर कोई मोटी राख की परत जम गई है और कहीं अभी पतली राख की परत है, लेकिन राख की परत सब जगह चढ़ गई है। जहां मोटी है वहां ज्यादा मेहनत करके हटाने की आवश्यकता होगी, और जैसे राख की परत हटेगी वो ऊर्जा, वो मूल्य प्रस्फुटित हो जाएंगे, दिखाई पड़ने लगेंगे। आज जरूरत इसी बात की कि कैसे हम ये जो समुदाय के ऊपर राख की परत जम गई है, उसकी ऊर्जा या उसकी आग, उसकी ताप, उसका जो ताप है, उसके ऊपर जो राख की परत जमी है, उस राख की परत को कैसे हम धीरे धीरे हटा सकें और उसकी ऊर्जा को ऊपर लाएं। अब इसको हम कर कैसे सकते हैं? इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए समाधान का जो मैं अंतिम चीज जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके समाधान के जब हम प्रयास करेंगे, देखिए दो चीजें हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी चीज के समाधान की संभावनाएं बताई जा सकती हैं, वस्तु स्थितियों का विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन समाधान के दिशा और संभावनाएं बताई जा सकती है। क्योंकि समाधान के जो तरीके होंगे हर इलाके के अपने अपने होंगे। मोटे तौर पर चीजों का विश्लेषण किया जा सकता है, तो मैं जैसे अभी कुछ चीजों का विश्लेषण कर रहा हूं मोटे तौर से, ये विश्लेषण इस बात के लिए होता है कि उस विश्लेषण को उस लोग जैसे हरियाणा के संदर्भ में हरियाणा के लोग उस विश्लेषण को अपने नजरिए से विश्लेषित करें, अपने नजरिए को साफ करें, और उसके बाद जो अभी चर्चा में कुछ मोटी संभावनाएं और तरीके हम चर्चा कर सकते हैं, उसका संकेत दे सकते हैं, उसके आधार पर स्थानीय स्तर पर अपने समुदाय के विकास के लिए रास्ते आप तलाश सकते हैं, रास्ते आप तय करेंगे। इसलिए ऐसा कोई कैप्सूल नहीं दिया जा सकता, उसे खुद आपको तय करना है अपने गांव में बैठ करके, अपने इलाके में बैठ करके। जब हम समाधान देखेंगे तो समाधान दो लेवलों पर देखना होगा, एक व्यक्ति के स्तर पर देखना होगा और दूसरा व्यवस्था के रूप में। अकेले नहीं होगा, ये एक पक्ष नहीं है कि व्यक्ति को सुधार दो समुदाय सुधर जाएगा या सामुदायिकता आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। व्यक्ति और व्यवस्था, या व्यवस्था बहुत अच्छी कर दीजिए तो खाली अकेले व्यवस्था से चीजें आ जाएंगी, नहीं, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, कभी व्यक्ति की प्राथमिकता होगी, व्यवस्था सेकेंडरी होगी, और कभी व्यवस्था प्रधान हो जाएगी और व्यक्ति का जो प्रयास का कालखंड है उसमें ये बदलाव हो सकता है, प्राथमिकताएं ऊपर नीचे हो सकती हैं समय के हिसाब से, लेकिन दोनों की इंपॉर्टेंस, दोनों का अस्तित्व, दोनों पर समान रूप से कार्य करने की आवश्यकता बराबर बनी रहेगी। उससे आप इतर अपनी बात को नहीं सोच सकते। व्यक्ति के स्तर पर क्या करना होगा? एक तो व्यक्ति के अंदर ये समझ पैदा करनी होगी, व्यक्ति समझे। जब हम समझदारी कहते हैं तो उसका एक व्यापक अर्थ होता है। समझदारी सिर्फ सूचना नहीं है, समझदारी सिर्फ कार्य कारण संबंध नहीं है जिसे विज्ञान ज्ञान कहता है, वही समझ नहीं है। समझ अनुभव के बाद आती है,
अनुभव के बाद भी नहीं आती। जब आपको ज्ञान मिल जाता है, कार्य कारण संबंध समझ जाते हैं किसी के बारे में, तब आपको उसका ज्ञान के बाद उसको अपने अनुभव में, व्यवहार में उतारना होता है। फिर अनुभव का हिस्सा बनता है। अनुभव फिर आपकी अनुभूति का हिस्सा बनता है, संवेदना का हिस्सा बनता है। अगर आपके अनुभव से जो ज्ञान मिला, अगर आपकी संवेदना का हिस्सा नहीं बना तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति फिर जी समाज सर। के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। संवेदना का जी हिस्सा सर। बनेगा, और संवेदना के बाद जो स्थिति आती है, वो फिर आपके अंदर जो पैदा होती है, आपका अंतर चेतना में जाती है। फिर अंतर, जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, अंतर समझ कहते हैं, वो आपकी समझ का हिस्सा होता है। तो एक व्यक्ति को समझ पैदा करनी होगी। इस लेवल तक व्यक्ति जी का सर। ओरिएंटेशन करना होगा। दूसरा, उसे अवसर देने होंगे। तीसरा, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा व्यक्ति को। मैं सिर्फ सूत्रों की बात कर रहा हूं, उसके लिए क्या कार्यक्रम जी होंगे सर। आप तय करेंगे। फिर उसको एक मंच देना होगा जहां पर वो अपने को व्यक्त कर सके, और वो मंच जब तक पहुंचेगा तब उसके संस्कार का हिस्सा बन जाएगा। पहले परिवार एक मंच होता था, गांव मंच होता था, समाज मंच होता था, जाति भी एक मंच थी, फिर संगठन। आजकल हम लोग सिविल सोसाइटी के संगठन बनाते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे जो हैं, उस व्यक्ति को यहां तक ले आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। व्यवस्था के स्तर पर मैं अब इसे संक्षिप्त कर रहा हूं। व्यवस्था के स्तर पर क्या करना होगा? हमें व्यवस्था ऐसी बनानी होगी जो समाजोन्मुखी हो। आज की व्यवस्था समाजोन्मुखी नहीं है। आज की व्यवस्था या तो बाजार उन्मुखी है या फिर राज्योन्मुखी है। वो बाजार की तरफ जा रही है या राज्य के तरफ जाती है व्यवस्था। राज्य मीन्स सत्ता, बाजार मीन्स संपत्ति। तो सत्ता और संपत्ति की ओर पूरी व्यवस्था जा रही है। समाज मीन्स सेवा, वो सेवा की तरफ व्यवस्था नहीं जा रही है। तो हमें समाजोन्मुखी व्यवस्था बनानी होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनानी, सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनानी होगी। और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वसहमति और सर्वानुमति। सर्वसहमति का मतलब हुआ कि सब उस पर सहमत हो जाए। सर्वानुमति का मतलब हुआ कि कुछ लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन वो ये मान लेते हैं कि अगर 80% लोग सहमत हैं और 20% लोग सहमत नहीं है, तो 20% ये मान लेते हैं कि चलो भाई देख लिया जाएगा। सब लोग, अगर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं तो हमारी भी इस पर सहमति है, और हम इस पे तय करते हैं, चलिए करके देखा जाए। इसको सर्वानुमति कहते हैं। ये भारत के समाज की विशेषता थी, भारतीय समाज की। जी भारतीय सर। समाज इसी पे चलता था, भारतीय समुदाय। जी दूसरा, सर। कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जो हम कह रहे हैं समुदाय को, वो समुदाय किस लेवल का होगा? अगर गांव के लेवल का है का गांव का, ब्लॉक के लेवल का है ब्लॉक का। और स्थानीयता बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं पहले कर चुका हूं। निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए उस व्यवस्था में। जी सर। निर्णय का अधिकार उस स्थानीय व्यवस्था के पास होना चाहिए। संबंधों पर टिकी हो, सरल और स्वच्छ व्यवस्था हो, बहुत सरल व्यवस्था हो और साफ सुथरी व्यवस्था हो। और अगर व्यक्ति के स्तर पर हम देखें तो हमें विवेकवान नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। ये जिसे हम पंच परमेश्वर कहते थे, पंच परमेश्वर को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। हम जिसे विवेकी नेतृत्व कहते हैं, विवेकवान नेतृत्व कहते हैं, व्यक्ति के अंदर विवेकवान नेतृत्व व्यक्तियों के बीच से पैदा करना पड़ेगा। और व्यवस्था के रूप में हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था है, नगर पंचायतें हैं, तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत वाली व्यवस्था को, जिनका यही रूप है जो मैंने व्यवस्था को कहा। इसीलिए जेपी सामुदायिक समाज के लिए पंचायतों को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। गांधी के ग्राम स्वराज्य का जो वेश था वो पंचायत है, इसीलिए पंचायत को मानते थे। कहते थे वही वो मंच है, जो मैं जिस मंच की बात कर रहा हूं, लोगों के लिए वही मंच है जो ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा। तभी ये व्यवस्था जाएगी, तभी जाके सामुदायिकता के संकट से और हम निपट सकेंगे, और सामुदायिकता के समाधान को, सामुदायिकता के विकास के नए समाधान तलाश पड़ेंगे। और इसके लिए हमें ऐसी राजनैतिक और आर्थिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का विकास करना पड़ेगा जो सामुदायिकता को प्रोत्साहित कर सके। और जी प्राण इसके लिए सर। फिर जी प्राण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।